वेलकम टू द सेशन गाइस। माय नेम है शुभम सूर्यवंशी एंड आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। देखो, एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, इसमें कुछ नहीं करना है। इनफैक्ट पिछले 3 से 4 लेक्चर्स में जो चीजें आपने देखी हैं, है ना, उससे भी आसान काम करना है इसमें। ओके, तो फटाफट से मैं आपको 3 टाइप के जो क्वेश्चन इसमें स्पेसिफिकली पूछे जाते हैं वो दिखा देता हूं। उसके अलावा ऐसा कुछ डिफिकल्टी है नहीं गाइस, ठीक है ना। इसमें इनवर्स को लेकर सिर्फ थोड़े से कैलकुलेशन होते हैं, ज्यादा इन डेप्थ इनके मीनिंग पे जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, फटाफट से देख लो क्या हो रहा है क्वेश्चन में। यहां पे आप एक बार पढ़ के देखो। So given the transformation y is equal to this into x1, x2, x3, find the coordinates x1, x2, x3 in x corresponding to 1, 2, -1 in y। इसमें सिंपल मीनिंग क्या है? देखो, आपके पास ये जो मैट्रिक्स लिखी है ना, इस मैट्रिक्स को अगर आप a मान लें और इस x1, x2 एंड x3 को x बोल लो, तो ऊपर वाला जो इक्वेशन या मैट्रिक्स का फॉर्म लिखा है दैट इज टेक्निकली y इज इक्वल टू a इंटू x का फॉर्म। करेक्ट। चलो y को भी कैपिटल रख देते हैं। ठीक है, सो दिस इज माई y इज इक्वल टू a इंटू x का फॉर्म। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, a इंटू एक्स इज एक्चुअली इक्वल टू y। ठीक है, सेम सेम लेफ्ट राइट किया मैंने। अब अगर आपसे मैं सिंपली पूछूं कि अगर मेरे x की वैल्यू मुझे निकालनी है तो y की वैल्यू कम से कम पता होनी चाहिए। वही चीज यहां पर हो रही है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x1, x2 एंड x3, मतलब मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। ये मुझे निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क ले लो यहाँ पे। और करस्पॉन्डिंग टू 1, 2, -1 इन y, मतलब जब y मेरा क्या होगा, 1, 2, -1 होगा, तब बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो यार सिंपल है, अगर आपके सामने मान लो एक नॉर्मल इक्वेशन में लिखता है ax इज इक्वल टू वाई, तो आप सिंपली बोल देते x इज इक्वल टू क्या होता है, y डिवाइडेड बाई a। इसको और अच्छे तरीके से कैसे लिखते हैं आप, दिस इज y इंटू ए की पावर -1। यही तो होता है हमारा, यहाँ पे भी वही होगा। अगर मुझे सिंपली x निकालना है तो x कैन बी फर्दर रिटर्न एज a इनवर्स इनटू y। अब मैं इसे डिनोमिनेटर में लेके नहीं जा रहा हूँ, क्यों नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स में हम इसे डिनोमिनेटर वगैरह में लेके नहीं जाते हैं। ठीक है, तो सिंपली आप लिख पाएंगे इसे a इनवर्स इनटू y। तो अगर मुझे एज पर द क्वेश्चन x की वैल्यू निकालनी है तो x की वैल्यू कैसे निकलेगी, a इनवर्स को y से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, y मुझे ऑलरेडी गिवन है कितना, 1, 2, -1। एक क्वेश्चन जैसे ही देखोगे आप सॉल्व होता हुआ, आप पूरा तरीके से समझ जाओगे। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स का फॉर्म गिवन है ना, तो मेरा a क्या है, a इज नथिंग बट दिस मैट्रिक्स। इसमें मुझे y की वैल्यू गिवन है 1, 2, -1 और x की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। सिर्फ इतना ही मीनिंग है इस क्वेश्चन का और कुछ भी नहीं है। तो कैसे निकालेंगे x विल बी सिंपली गिवन बाय a इनवर्स इनटू y। समझ में आया, y की वैल्यू मुझे गिवन है 1, 2, -1, उसको a इनवर्स से सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ए इनवर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। तो ए इनवर्स को कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा ही सिंपल सा है, आपको फॉर्मूला याद होगा, है ना। नहीं याद है तो फटाफट जाके पुराने वीडियोस को एक बार रिवाइज कर लो। स्टार्टिंग के फर्स्ट वीडियो में ही मैंने बताया इनवर्स क्या होता है और कैसे निकलता है। ठीक है, रिवाइज नहीं किया तो यहाँ दिक्कत आने वाली है। ठीक है, सो इट इज 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो ये चीज करने से मुझे ए इनवर्स मिल जाएगा। जैसे ए इनवर्स मिलेगा मैं वाई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। सिंपल लॉजिक है। ठीक है, सो देखो डिटर्मिनेंट निकालना तो हमें आता ही है। ओके, ऑल्सो आपने देखा होगा कुछ कुछ जगहों पे लिखा हुआ है सिंगुलर, नॉन सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, ये सब वर्ड्स लिखे हुए हैं। इन वर्ड्स पे ज्यादा कुछ एज सच लेके सोच के होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको 3 क्वेश्चन करा रहा हूँ, 3 क्वेश्चन में सारे ये वर्ड्स वगैरह सब कुछ कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। ठीक है, ये भी इनफैक्ट यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ। ओके, चलो, सो मुझे क्या करना है, डिटरमिनेंट निकालना है। मुझे डिटरमिनेंट निकालना आता है इसका, सिंपली आप निकाल लोगे। प्रॉब्लम आती है थोड़ा सा एडजॉइंट निकालने में। ठीक है, एडजॉइंट कैसे निकालते हैं ये भी हमने फर्स्ट लेक्चर में बिल्कुल सीखा है। एडजॉइंट ऑफ ए सिंपली गिवन बाय कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है, मुझे कोफैक्टर्स निकालने हैं, उनका क्या कर देना है, ट्रांसपोज कर देना। ठीक है, तो कोफैक्टर्स कैसे निकालें, कोफैक्टर निकालते भी आता है। मान लीजिए अगर मैं कोफैक्टर निकाल रहा हूं किसका, ए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ऐसे हम लिखते थे। अगेन ये जिसको याद नहीं है मैं फिर से बोल रहा हूँ, फर्स्ट वीडियो देख के आना, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मुझे फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का कोफैक्टर निकालना है तो सिंपली गिवन है -1 टू द पावर 1 + 1 ए, सॉरी, m11। ठीक है, वैसे ही अगर मुझे कोफैक्टर निकालना रहता ए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वाले का, तो मैं क्या करता, -1 टू द पावर 1 + 2 m12। ये m12 क्या है, ये एक माइनर होता है बेसिकली। अगेन सब कुछ वहां पे डिस्क्राइब किया हुआ है। फटाफट से हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो मैं आपको कोफैक्टर निकालने का एक छोटा ट्रिक सिखा देता हूं, बिकॉज लास्ट टाइम जो हमने देखा था तो हम बहुत स्टेप बाय स्टेप जाके कोफैक्टर निकाल रहे थे। लेकिन कोफैक्टर निकालने का एक शॉर्ट ट्रिक होता है। ठीक है, वो ट्रिक आप देख लीजिए, उससे चीजें आपकी काफी आसान हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। जहां पे कोफैक्टर निकालने का मौका आएगा मैं वहीं के वहीं आपको वो ट्रिक सिखा दूंगा कि कैसे आपको निकालना है कोफैक्टर। ठीक है, चलिए, सो ये सब शॉर्ट में नोट्स बना लीजिए फटाफट पॉज करके और फिर मेरे साथ आगे बढ़िए।
तो देखो यहाँ पे मुझे क्या करना है, सिंपली जब आप सॉल्यूशन लिखना शुरू करेंगे तो किस तरीके से करेंगे वो भी देख लीजिए। आप सिंपली यहाँ पे बोल सकते हैं कि आपका जो मैट्रिक्स ए है दैट इज गिवन बाय दिस, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स है। तो सॉल्यूशन के लिए आप सिंपली ऐसे लिखेंगे कि माय मैट्रिक्स या माय ट्रांसफॉर्मेशन या माय रिलेशन, और ट्रांसफॉर्मेशन इज सिंपली गिवन बाय y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स। इसे आप फर्दर लिख सकते थे x इज इक्वल टू, सॉरी, आप फर्दर लिख सकते थे इसे a इंटू एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है ना। और इसके थ्रू जब आपको x की वैल्यू निकालनी है दैट इज गिवन बाय a इनवर्स इंटू वाई। इतना लिख लोगे। इतना लिखने के बाद सिंपली आपको फोकस कहां करना है, इनवर्स पे करना है। नाउ विल ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इनवर्स। सो ए इनवर्स इज सिंपली गिवन बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है ना। ये प्रोसेस करोगे, क्या निकालना है अभी मुझे, डिटर्मिनेंट निकालना है। ठीक है। सो डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल है। आपके सामने मैट्रिक्स ए ऑलरेडी गिवन है। डिटर्मिनेंट निकालने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली इस तरीके से लिखोगे, है ना। अगेन जो लोग अभी सोच रहे हैं कि यार वो रेगुलर क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, कोई नहीं, आप थोड़ा सा मेरे साथ बने रहिए, क्वेश्चन को खत्म होने दीजिए। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में जब हम जाएंगे तो वहां देख के आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से आपको डिटर्मिनेंट, सॉरी, रेगुलर, सिंगुलर, नॉन सिंगुलर, उन सब में फोकस करना है। ठीक है। वर्ड्स पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। ठीक है। तो मेरा है 2 1 1 1 1 2 1 0 -2। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, प्लस माइनस प्लस, है ना, प्लस माइनस प्लस। ठीक है। चलो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो 2 इंटू कितना होगा, -2, ये तो खत्म। फिर -1 इंटू -2, -2 ये हो जाएगा मेरा -4, +1 इंटू +1 इंटू 0 0 -1। ओके, सो दिस इज गिवन बाय इज इक्वल टू -4 +4 -1। तो ये कितना आ रहा है, -1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो सिंपली मैं लिख सकता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज कमिंग आउट टू बी नॉट इक्वल टू 0। ऑब्वियसली नॉट इक्वल टू 0 होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि सिंपल सा लॉजिक, अगर वो 0 हो गया तो फिर इनवर्स तो नहीं निकल पाएगा मेरा इस तरीके से, है ना। तो फिर मुझे नॉन जीरो मिलना ही चाहिए। डिटर्मिनेंट मेरा नॉन जीरो आ चुका है। ठीक है। अब हमें सिंपली कहाँ फोकस करना है, एडजॉइंट ऑफ ए पे। ठीक है। चलिए देखिए एडजॉइंट ऑफ ए क्या निकालते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका बहुत ही सिंपल होता है। इट इज सिंपली गिवन बाय माय कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा ना, ए के कोफैक्टर्स लिखने पड़ेंगे। ओके। तो मेरा ए मैट्रिक्स है क्या, उसे लिख लेते हैं, और उसे लिखने के बाद उसके बाजू में ही उसके कोफैक्टर्स को लिख लेंगे। ठीक है। और लेटर ऑन उसके कोफैक्टर्स से क्या करेंगे, ट्रांसपोज कर लेंगे। हालांकि ये दोनों काम एक ही स्टेप में किए जा सकते थे, बट कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। मैट्रिक्स ए लिख लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे बाजू में ही उसके कोफैक्टर ऑफ ए का भी मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है। नीचे बना लें कोफैक्टर ऑफ ए। ठीक है। कोफैक्टर्स किस तरीके से निकालते हैं, अगर वो चीज याद नहीं हो तो पीछे पलट के देख लो फर्स्ट वाले वीडियो में। आई होप याद होगा आप लोगों को, है ना। चलिए मैट्रिक्स ए क्या है मेरा, वापस लिख लो, 2 1 1 1 1 2, इज 2 1 1 1 1 2, और लास्ट में क्या है, 1 0 -2। ठीक है। सो दिस इज 1 0 -2। ओके। अब मुझे कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर कैसे निकलता है, सिंपल सा होता है। अगर मुझे कोफैक्टर निकालना है किसका, ए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो इट इज सिंपली गिवन बाय -1 टू द पावर फर्स्ट रो प्लस फर्स्ट कॉलम, 1 + 1 माइनर ऑफ 1 1। ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप एक एक करके निकालते हो फिर लिखते हो, ये लंबा प्रोसेस होता है। ठीक है। ये प्रोसेस फटाक से फर्स्ट वीडियो में देख लो, अगर देख चुके हो, ठीक है ना, तो फिर आ जाओ यहाँ पे। हमें ये प्रोसेस को फॉलो नहीं करना है, हम इसकी जगह थोड़ा सा बेटर प्रोसेस फॉलो करेंगे। हम क्या करेंगे, सिंपली साइंस लिख लेंगे। पहले यहाँ आएगा प्लस, यहाँ आएगा माइनस, और यहाँ पे भी आएगा प्लस। ठीक है। फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, इन साइंस को पहले लिख लो। साइंस हमारे एक बार सॉर्ट हो गए, उसके बाद हमें सिर्फ नंबर्स लिखने हैं। ठीक है। नंबर्स कैसे लिखेंगे, ये 2 है, इस 2 का कोफैक्टर कैसे निकलेगा, एक मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं, बाकी तो आपको पता ही है। मुझे अब सिर्फ माइनर्स लिखने हैं। ठीक है। तो माइनर लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हाइड करेंगे, क्या बचेगा, -2 × 1 इज -2 -0। तो आंसर कितना आएगा, सिंपली -2। ठीक है। समझ में आया। अभी क्या करना चाहिए मुझे, नेक्स्ट कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकाल रहे हैं अभी हम। ठीक है। 1 का कोफैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, अगेन 1 को हाइड करो, उसकी कॉलम को हाइड करो, क्या बच रहा है अपने पास में, -2 × 1 इज -2 -2
2, तो कितना आएगा -4। तो इसका कोफैक्टर आ रहा है -4। ठीक है, कोफैक्टर्स लिख रहे हैं। आप चाहो तो इस कोफैक्टर का ट्रांसपोज करके डायरेक्टली यहाँ पे -4 लिख सकते थे, है ना, ट्रांसपोज भी साथ ही साथ कर सकते थे। ओके, बट अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़े से प्रो हो आप तो समझ रहे होंगे। कोफैक्टर का ट्रांसपोज करते करते इधर लिख सकते थे आप, सारी रो के आंसर्स कॉलम के फॉर्म में लिख सकते थे ट्रांसपोज करते करते। ठीक है, बट नहीं, अभी हम सिर्फ कोफैक्टर निकल रहे हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, सो अब अगला कोफैक्टर कौन सा है मेरा, 1 का। तो अभी मैं बार बार वो नहीं बनाऊंगा, लिखते हैं। तो 0 -1, तो ये हो जाएगा कितना, -1। ठीक है ना। सो अब सिंपली देखिए इसका कोफैक्टर क्या होगा, ये हाइड करेंगे तो -2 हो जाएगा कोफैक्टर इसका। ठीक है, अभी इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, -4 -1 इज -5। ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा बताओ, 0 -1 विच इज -1। ठीक है, इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा देखो, 2 -1 विच इज 1। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा, ये हाइड करेंगे तो 4 -1 विच इज 3, है ना। और इसका कोफैक्टर लास्ट में कितना हो जाएगा, 2 -1 विच इज 2 -1 इज 1। तो ये मेरा कोफैक्टर का मैट्रिक्स आ चुका है। ठीक है ना। अब इस कोफैक्टर का मुझे क्या करना है, ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज मतलब सिंपली क्या होता है, रोज आपकी कॉलम में बन जाएंगी, है ना। तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज कैसे करेंगे, इज इक्वल टू देख लीजिए। अभी ये एक स्टेप हम स्किप कर सकते थे, है ना, बट सिर्फ सीखने के लिए मैंने अभी वो स्टेप भी लिखवाया है कोफैक्टर का। ठीक है, ट्रांसपोज करोगे तो क्या आएगा, रो जो है वो कॉलम के फॉर्म में है, तो ऊपर -2 है, फिर नीचे कितना है, 4 है, फिर कितना है, -1। फिर रो में आ जाओगे तो 2, फिर देन आई हैव -5, देन आई हैव -3। सॉरी, गड़बड़ हो गई, ध्यान से ध्यान से ध्यान से। -2, 4 एंड -1। अभी रो 2 -5 1, 2 -5 1। ठीक है, रो कॉलम में 1 -3 1, सो 1 -3 1। ये हो गया मेरा कोफैक्टर का ट्रांसपोज। अभी ए इनवर्स निकालने का तरीका बड़ा ही सिंपल था। क्या था, ए इनवर्स इज सिंपली गिवन बाय 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कोफैक्टर ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी। ठीक है, एंड व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज। मतलब ये जो ट्रांसपोज करके हमने निकाला है ये क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए ही तो है ना। तो दिस इज कैन बी फर्दर रिटन एज एडजॉइंट ऑफ ए। तो सब मुझे सिंपली क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए को इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो ए इनवर्स इज गिवन बाय, फाइनली माय ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए, याद करो, -1 आया था हमारा, सॉल्व किया था हमने ना। हाँ, -1 आया था इनटू, जस्ट अ सेकेंड, आगे निकल गए थोड़ा, कोफैक्टर ऑफ ए का ट्रांसपोज विच इज एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए को लिख लेते हैं गाइस मैट्रिक्स के फॉर्म में यहाँ पर। So this is -2 to 1, -2 to 1, okay। फिर है 4 -5 -3, 4 -5 -3, थोड़ा सा 1.5x में चला सकते हो अगर इनकेस बोर हो रहे हो तो, ठीक है, वरना स्टेप बाय स्टेप देखना है तो देखते चलो। -1 1 1, ठीक है ना। सो ए इनवर्स मेरा यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब देखो क्या करना है, मुझे निकालना था किसकी वैल्यू, मुझे निकालनी थी x की वैल्यू। x की वैल्यू सिंपली गिवन बाय ए इनवर्स इनटू y। तो चलो लास्ट पार्ट जो है उसे भी फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो वैल्यू ऑफ एक्स इज सिंपली गिवन बाय ए इनवर्स इनटू वाई, है ना। नाउ दिस इज इक्वल टू व्हाट इज माय ए इनवर्स, यही जो ऊपर लिखा हुआ है इसे फटाफट से लिख लेंगे। और इसे किससे मल्टीप्लाई करना है मुझे, y से। y की वैल्यू से मुझे पता है y1 y2 y3, क्वेश्चन में गिवन थी आपके सामने। फटाफट फटाफट करके हम वैल्यूज निकाल लेंगे। चलिए इनवर्स देख लेते हैं क्या है मेरे पास, 2। हाँ, इधर -1 से मल्टीप्लीकेशन भी है, उसे भूलना नहीं है ना। तो दिस इज गोना बी -1 इनटू 2, -2 है ऊपर, फिर 2 है, फिर 1 है, एक माइनस भी अगर मिस हुआ प्रॉब्लम हो जाएगी, -1 1 1, ठीक है। चलिए, और ये मेरा किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, y से। y क्या था, क्वेश्चन में गिवन है कि अगर ये वैल्यूज ऑफ y रहेंगी तो x बताओ। ठीक है, बता देते हैं। 1 2 -1 y है मेरा, आ जाइए। सो y है मेरा 1 2 -1, ठीक है, इज इक्वल टू -1 इंटू, सिंपली आपका मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन भी एक मैट्रिक्स ही आने वाला है। ठीक है, तो क्या आएगा वाला मैट्रिक्स देख लो फटाफट से। सो दिस इज फर्दर गिवन बाय, आपका R1 जो है वो C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो -2 इंटू 1 इज -2 प्लस 4 -1। सो दिस इज व्हाट, -2 -3 प्लस 4 इज 1, ठीक है। फिर 4 1 ज़ा 4, -10 प्लस 3, सो -10 प्लस 7 इज -3, ठीक है ना।
अभी आगे क्या, -1 + 2 -1, सो दिस इज गोना बी इक्वल टू 0। चलिए तीनों वैल्यूज आ चुकी हैं, अब तीनों वैल्यूज को मुझे -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फर्दर। तो फर्दर जब तीनों वैल्यूज -1 मल्टीप्लाई होगी तो देयरफॉर आप बोल सकते हो कि द वैल्यू ऑफ x इज गोना बी इक्वल टू हाउ मच, जस्ट अ सेकेंड, ये मैट्रिक्स बनाना थोड़ा सा मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता है, बाकी लिख लेते हैं। चलिए सो दिस इज -1, दिस इज 3 एंड दिस इज 0, दिस इज द फाइनल वैल्यू ऑफ x। तो आपका जो x है वो क्या दिखेगा, so find the coordinates x1 x2 x3 in x corresponding to 1 to -1, so my coordinates x1 x2 and x3 are gonna be what, these are gonna be my coordinates x1 x2 and x3, -1 3 and 0। ठीक है, समझ में आया? एक क्विक रिविजन फटाफट से देख लीजिए। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स आपके सामने लिखा है, वही चीज आपको इस फॉर्म में लिखनी है, लेफ्ट राइट करके लिख दो, तो x क्या होगा, a इनवर्स इंटू y। y की वैल्यू मुझे ऑलरेडी गिवन है कि भाई इस वैल्यू ऑफ y के लिए मुझे x बताना है। क्या करना है, सिंपली अब मुझे सिर्फ a इनवर्स निकालना है और कुछ नहीं। y तो पता है, a इनवर्स का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले का यूज करके हम निकाल लेंगे 1/det इंटू एडजॉइंट ऑफ a। डिटरमिनेंट ऑफ a आसानी से निकल जाएगा, हर केस में वो नॉट इक्वल टू 0 आने वाला है, मैंने जितने भी क्वेश्चंस देखे हर जगह वही होता है, वरना वो हो नहीं पाएगा ना, निकलेगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ो। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने का तरीका पता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज। कोफैक्टर निकालने के लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिखाई है आपको, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरीके से लिख के निकाल सकते हो। ये प्लस माइनस प्लस हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यार ये बार बार लिखना नहीं पड़ता, ये बार बार लिखने जाओ ना बड़ा इरिटेटिंग लगता है ना। तो इसको ठीक करने के लिए हमने क्या कर दिया, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस कर दिया, और बाकी फिर हर एक का माइनर निकाल के रखना था कोफैक्टर का। जैसे ही कोफैक्टर है उसका ट्रांसपोज कर दोगे तो एडजॉइंट निकल जाएगा। इंपॉर्टेंट बात, ये कोफैक्टर जब लिख रहे हो तो डायरेक्टली आप ए के साथ में ये स्टेप लिख सकते थे, बस यहाँ पे जिसका जो कोफैक्टर आता है वो यहाँ लिखते, इसका जो कोफैक्टर आता है वो यहाँ लिखते, इसका जो कोफैक्टर आता है वो यहाँ लिखते, तो डायरेक्ट साथ ही साथ हम ट्रांसपोज करते भी जाते। तो जो थोड़ा सा प्रो हो जाएंगे वो डायरेक्ट इस स्टेप में भी जंप कर सकते हो। जैसे निकला एडजॉइंट ऑफ ए, खाली डिटरमिनेंट से मल्टीप्लाई करना है उसको और लिख देना है फाइनल आंसर। ठीक है, सो एक्स आ जाएगा मेरा क्या, ए इनवर्स जो आया है उसको आप वाई से मल्टीप्लाई करिए, बस मल्टीप्लिकेशन होगा, आंसर हो जाएगा गाइस। ठीक है ना, दिस वाज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी हैव सीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आपके सामने इस तरीके से भी आ जाता है, तो क्या ये कोई डिफरेंट चीज है, नहीं ये बिल्कुल भी डिफरेंट कोई चीज नहीं है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। आपके पास चीजें इक्वेशन के फॉर्म में गिवन है, हमें सिर्फ एक स्टेप के में इसको इक्वेशन से मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है गाइस। आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, आपके पास लिखा है y इक्वल टू, ओके जस्ट अ सेकंड मैं क्वेश्चन थोड़ा एडिट कर देता हूँ ठीक से। क्वेश्चन बस थोड़ा ठीक कर रहा था। देखिए आपके पास इक्वेशंस गिवन है, y1 इज इक्वल टू 2x1 प्लस x2 प्लस x3, दिस इज माय x3, ओ शिट गलत मिटा दिया, दिस इज माय x3, y2 इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस 2x3, y3 इज इक्वल टू x1 माइनस 0x2 माइनस 2x3। इस तरीके से आपके सामने लेट से क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो आपका सबसे पहला काम क्या है कि आप इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करें। मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स। ठीक है, तो यार a इंटू एक्स में कोई डिफिकल्टी की बात नहीं है, आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू मैट्रिक्स, क्या आ गया मेरा मैट्रिक्स, इस तरीके से मैट्रिक्स बना लेते हैं। एक स्टेप जैसे ही मैट्रिक्स की आपको दिखेगी ना, तुरंत आपको अगले स्टेप से देखना सॉल्यूशन भी दिख जाएगा। ठीक है, सो इसको लिखने का तरीका बड़ा ही सिंपल था। इक्वेशन को मैट्रिक्स के फॉर्म में डालना पहले भी आता था आपको, अब भी आता है। ठीक है, क्या करना है देखो, सिंपली क्या हो जाएगा मैट्रिक्स का फॉर्म, मेरे पास रोज में कौन कौन है, पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 1। ठीक है, इनके कोएफिशिएंट्स तो लिखने हैं, ये तो हम करते हैं, पहले भी हम कर चुके हैं, 1 1 2। ठीक है, 1 0 -2। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, x1 x2 x3। ठीक है, यही चीज होती है, क्योंकि आपका R1 C1 से मल्टीप्लाई होकर ये दे रहा था इस फॉर्मेट में, वही चीज हमने इस फॉर्मेट को उठा के R1 इंटू C1 में लिख दिया है। ठीक है, तो ये जैसे ही मिल गया, अब आपसे क्या चीजें पूछ रहा है कि क्या ये एक ट्रांसफॉर्मेशन रेगुलर है, क्या ये एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर मुझे इस सवाल का जवाब देना है कि क्या ये एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मुझे सिंपली क्या बताना पड़ेगा कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 हो गया तो मैं बोल दूंगा ये डिटर्मिनेंट, ये क्या है, एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझ में आया। अब ये क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ये अभी अभी जो किया वही वाला क्वेश्चन ही तो है ना, ये वाला क्वेश्चन किया ना हमने अभी, 2 1 1 1 1 2 1 0 -2, मतलब ये वाला स्टेप जो जैसे सॉल्व हुआ वही पूरी तरीके से ये वाला सॉल्व होगा। तो मैं यहाँ पे सिर्फ आपको सेम क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन का लैंग्वेज किस तरीके से चेंज हो रहा है वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है कभी आपको इक्वेशन के फॉर्म में दे दे, डरना नहीं है, आप इस फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे इस फॉर्म में लिखेंगे, आपसे क्या क्या पूछ रहा है देखिए, क्या ये एक रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो डिटरमिनेंट निकाल के देखो, वो तो पहला स्टेप ही हम करते हैं। जैसे हम डिटरमिनेंट निकालेंगे नॉट इक्वल टू 0 आएगा, और आना ही है और आएगा ही।
ठीक है, जैसे ही आएगा आप सिंपली क्या बोल दो कि हाँ भाई ये रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है, हो गया। अब हमें क्या करना है, अगला स्टेप क्या होता है, देखो एक्स इज वाई इज इक्वल टू ए एक्स था ना, तो आप इसे क्या लिखते हैं, ए एक्स इज इक्वल टू वाई, लेफ्ट राइट करके। तो एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाता है आपका, ए इनवर्स इंटू वाई हो जाता है। अब आपको क्या निकालना है, सिंपली ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स इज गिवन बाय 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आप सॉल्व करेंगे, इनवर्स की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही आपको इनवर्स की वैल्यू आ जाएगी, आप क्या करोगे, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन लिख पाओगे, क्योंकि इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है क्या मेरा, यही तो है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन इनवर्स का, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू वाई। ठीक है, तो आप इसे प्रॉपरली मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखोगे, देखो आप इसे इस तरीके से लिखोगे, सॉरी, आपके पास था एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वाई, आप इसे कैसे लिखोगे, ए इनवर्स की जगह पे जो भी आपका मैट्रिक्स आने वाला है आप उस मैट्रिक्स को यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है ना, और इंटू वाई। ठीक है, वाई वन वाई टू वाई थ्री आप इस तरीके से मेंशन कर सकते हो वहां पे। ठीक है, समझ में आया। और जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा वही आपका एक्स का वैल्यू भी होगा। करेक्ट, तो आपके लिए लिख के बता देता हूं मैं, हमने पिछले क्वेश्चन में से ऑलरेडी सॉल्व कर लिया है। क्या आता है हमारा इनवर्स का वैल्यू, देखिए -2 to 1 -1 इंटू -2 to 1, ठीक है। 4 -5 -3, ज्यादा छोटा बड़ा हो गया, 4 -5 -3 एंड देन -1 1 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे आप सिंपली से y1 y2 y3 लिख सकते हैं। ठीक है, चलो, तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, आपके पास में क्या क्या चीजें पूछ रहा था। सबसे पहले आपसे पूछ रहा था राइट, टेल मी इफ द ट्रांसफॉर्मेशन इज रेगुलर, कैसे बताओगे, डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आना ही है, निकाल दोगे, जीरो नॉट इक्वल टू जीरो हो जाएगा, आप बोल दोगे रेगुलर ट्रांसफॉर्मेशन है। सेकंड चीज, राइट द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है बाबा लिख लेंगे, निकाल लो इनवर्स की वैल्यू, इनवर्स की वैल्यू निकालोगे, ये इनवर्स की वैल्यू आएगी, पिछला क्वेश्चन ही तो है, निकाल रखा था, लिख दिया। तो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वाई, इस रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं, दिस इज द इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन, लिख दो। तो बहुत ईजी है ये तो। फिर मैं क्या, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स x1 x2 x3 करस्पॉन्डिंग टू 620 एंड 2। ठीक है, तो अब आपको सिंपली क्या करना है, आपको अगर y की वैल्यू 620 एंड 2 है तो उसके बदले में x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो y1 y2 y3 की जगह आप सिंपली 620 एंड 2 मेंशन कर दोगे, जैसे ही आप मेंशन करोगे आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, करके दिखाना है और, अरे सिंपल है, देखो क्या करना है, मुझे x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू वाई है ना, तो ए इनवर्स तो मुझे पता है, y की वैल्यू पिछले वाले में क्या थी, 1 2 -1 थी, मल्टीप्लाई करके आंसर बोला था। यहाँ पे y की वैल्यू 620 और 2 है, मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दो, इतने तो करना है। कोई भी नंबर ले सकते हो गाइस, ये एक रैंडम नंबर है, मैंने देखा था कहीं पे। ओके, बहुत जगहों पे आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, जैसे 620 एंड 2 है आपके सामने, ऐसा भी हो सकता था 6 7 एंड 5, ठीक है, 3 9 एंड 5, कोई भी नंबर ले सकते हो आप। क्या करना है, सिंपली मल्टीप्लाई तो करना है। इस टाइप के डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आप खुद से भी बना के प्रैक्टिस कर सकते हो इफ यू वांट टू। सारा प्रोसेस सेम है, लास्ट में इसकी जगह नंबर चेंज हो रहा है, खाली पुट अप कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो कैन हैव मल्टीपल क्वेश्चंस लाइक दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये थर्ड कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान होता है। इसमें देखो क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ो एक बार पहले। एक्सप्रेस ईच ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन द मैट्रिक्स फॉर्म एंड फाइंड द कंपोजिट ट्रांसफॉर्मेशन विच एक्सप्रेस x1 x2 इन टर्म्स ऑफ z1 z2। देखो x1 x2 को किस तरीके से आप z1 z2 में कन्वर्ट कर सकते हो, पहले वो ढूंढना है, और जैसे ही आपको पता चल जाएगा तरीका, आपको उसका ट्रांसफॉर्मेशन बता देना है। इतना ही काम है बस, और कुछ नहीं है। देख लो प्रोसेस क्या लिखा है, आपके पास x पहले y के फॉर्म में लिखा है और y मेरा z के फॉर्म में लिखा है, मुझे किसी तरह से x को z के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, कर लेंगे, सिंपल टास्क है। x को y के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो आप अगर इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखने की कोशिश करो तो दिस इज सिंपली गिवन इस तरीके से। ठीक है, आप x1 x2 यहाँ लिखोगे और आएगा आपका मैट्रिक्स, और यहाँ पे आएगा आपका y1 y2। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा देखें क्या, x1 x2 इज इक्वल टू द मैट्रिक्स इंटू y1 y2। ठीक है, वैसे ही आप यहां पे भी लिख पाओगे y1 y2 इज इक्वल टू दी मैट्रिक्स इंटू z1 z2। ठीक है, खत्म। जैसे आप इस चीज को लिखोगे आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी, जैसे ही a और b की वैल्यू मिल जाएगी आपका आंसर आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, देख लो स्टेप बाय स्टेप कैसे प्रोसेस को फॉलो करना है। कोई ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं होती है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी बहुत ही कम देखे गए हैं। ज्यादातर वो ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन से पूछ लेता है और फटाफट वो निकल भी जाता है, ऐसा कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। देखो ये टेक्निकली अगर मैं लिखना चाहूँ इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो दिस इज x1 x2 इज इक्वल टू
3 5 -1 7 इंटू y1 y2। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। x1 क्या है 3 इंटू y1 प्लस 5 इंटू y2। x2 क्या है -y1 प्लस 7y2। ये तो होता है r1 इंटू सी1 किया तो ये लिखा है, r2 इंटू सी1 किया तो ये लिखा हुआ है। वही चीज आप अगर इसके फॉर्म में लिखें y1 y2 इज फर्दर गिवन बाय इज इक्वल टू आपका, देखो मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखोगे तो कितना आएगा 1 3, z1 के साथ में 4 0 इज इक्वल टू z1 z2। हो गया, ठीक है। आप इससे चाहो तो 0 z2 ऐड कर सकते हो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए आपको इससे ऐसे एक्सप्रेस करना बन जाएगा, आप x इज इक्वल टू ए इंटू वाई, और आप लिख सकते हो उसको y इज इक्वल टू, इसे b मान लो, b इंटू जेड। तो टेक्निकली आपके सामने ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे लिखेंगे, x इज इक्वल टू ए इंटू वाई, आपने इसे a माना है, इसे y माना है, y इज इक्वल टू b इंटू जेड, आपने इसे b माना है। अब आप देखिए आपको x को निकालना है z के टर्म्स में, तो कैसे निकालोगे, बड़ा सिंपल तरीका यार, यहाँ जो y लिखा है उसकी जगह पे b इंटू जेड लिख दो, हो गया काम खत्म। तो x इज इक्वल टू ए इंटू वट इज y इज नथिंग बट इंटू b इंटू जेड। ठीक है, तो मुझे बस मल्टीप्लाई करना है a को b इंटू जेड से, और कुछ नहीं। a क्या है मेरा, ये रहा मेरा a, ये रहा मेरा b। समझ में आया, ये जो लिखा हुआ था आप इसे इस तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपको a मिल जाएगा, इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो b मिल जाएगा। y मतलब b इंटू जेड होता है, यहाँ पे y हटा के b इंटू जेड रख देंगे तो x मेरा z के टर्म्स में मिल जाएगा। इतना ही लॉजिक है, आगे स्टेप लिखने की जरूरत है तो लिख भी देते हैं, चलिए। तो x इज इक्वल टू क्या आ रहा है आपका, x इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू जेड। ठीक है, चलिए फर्दर लिख लेते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मेरा a। तो ये रहा मेरा a वाला मैट्रिक्स, ये रहा मेरा b वाला मैट्रिक्स। थोड़ा ध्यान से लिखिएगा गाइस, z मतलब ऐसा स्केलर मल्टीप्लाई नहीं कर देना उसको, z मतलब जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो क्या रहेगा, एक्चुअल में z1 z2 रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसे। सो माई x इज फर्दर गिवन बाय x इज नथिंग बट माई x1 x2। तो ये कुछ कुछ चीजें हैं ना बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होती हैं, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। नोटेशंस किस तरीके से लिखना है वो आपको मिस आउट नहीं करना है। 3 5 -1 7, सो दिस इज 3 5 -1 7, दिस इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय b which is 1 3 4 0, which is 1 3 4 0, which is further being multiplied by z which is nothing but z1 z2। आप चाहो x रहने दो, चाहो इसे x1 x2 लिख लो, सेम ही चीज है। इज इक्वल टू r1 मेरा सॉरी r1 मेरा c1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 1 जा 3 प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 3 इज 23। ठीक है, बना दे मैट्रिक्स आपके लिए, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा z1 z2 के साथ में, है ना। सो माई एक्स और x1 x2 आप इसे बोल सकते हैं कि माई एक्स या x1 x2 इज गिवन बाय 3r1, 3 1 3 प्लस 5 4 20 प्लस 3 इज 23। फिर r1 c2 से मल्टीप्लाई होगा, सो 3 3 9 प्लस 0 इज 9। फिर r2 c1 से -1 प्लस 28 इज 27, -3 प्लस 0 इज -3 इंटू x1 x2, तो सॉरी z1 z2। ठीक है, z1 z2, तो ये हो गया हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट। अब चाहो तो इसे यहाँ पे छोड़ सकते हो। फाइनली अगर आपको आंसर लिखना है इक्वेशंस के फॉर्म में तो आप उसे ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं कि x जो था दिस इज नथिंग बट x1 x2, है ना। तो आप इसे फर्दर मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप मैट्रिक्स के फॉर्म में मेंशन कर पाएंगे। ओके, सो माई x1 x2 was given by x1 x2 was actually given by this। एग्जाम में भी जब लिखोगे ना तो कोशिश करना अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में चीजें लिख रहे हो तो सारी चीजें मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दो। ठीक है, तो जो मैं x लिख रहा था ना बार बार, वो x नहीं, उसे हम टेक्निकली x1 x2 लिख लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा रहता है ना, देखने में भी ठीक लगता है, समझ में आता है। तो आप अगर अब इसे लिखना चाहें तो माई x1 इज इक्वल टू वर्ड मल्टीप्लाई होगा सीधा r1 इंटू c1, दिस इज 23 z1 प्लस 9 z2, एंड माई x2 इज गिवन बाय 27 z1 -3 z2। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आके आप क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। क्या करना था मुझे, x y के फॉर्म में था, y z के फॉर्म में, मुझे बनाना था x z के फॉर्म में। तो मैंने फटाक से इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, यहाँ से a मिला, फटाक से मैंने इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा, b मिला। अब y इज इक्वल टू बी इंटू जेड, तो इसका y हटा के b इंटू जेड डाल दो, हो गया x इज इक्वल टू ए बी इंटू जेड, हो गया x मेरा z के फॉर्म में, खत्म। बहुत सिंपल चीज थी। ठीक है, तो ये था आपका लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। एक आधा क्वेश्चन शायद आ सकता है, आया तो कर लेना, बड़ा सिंपल रहेगा, जैसा हमने देखा है 2 3 उसी तरीके से रहेगा और कुछ नहीं है।
खाली इनवर्स कैलकुलेट करना है या फिर सेकंड वाला इस टाइप का तो ऐसे लिखना है, ठीक है। इसमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है जिसमें काफी फ्रीक्वेंटली चीजें पूछी गई है, तो चलो आगे बढ़ते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स को देख लेते हैं एक बार। चलो, ऑर्थोगोनल ट्रांसफॉर्मेशन, यार सबसे पहले तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है वो समझ लो। उसको समझ में आ गया तो फिर उसके अलावा कुछ है नहीं यहाँ पे। देखो, आपको एक बेसिक चीज पता होगी, स्टार्टिंग से हमने देखा है कि ए इंटू ए इनवर्स हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होता है, करेक्ट। तो कुछ मैट्रिसेस ऐसी होती हैं जिनमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से भी क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाती है। तो ऐसी मैट्रिसेस जिसमें ए इंटू ए ट्रांसपोज करने से भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जा रही है, उस टाइप की मैट्रिसेस को हम क्या बुलाते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस बुलाते हैं, ठीक है। बस इतना ही, इसके अलावा और कुछ नहीं है। क्वेश्चंस भी बड़े सिंपल से आते हैं। देखो, क्वेश्चन कुछ ऐसा आ जाएगा कि गिवन शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, तो मुझे क्या करना है, ऑर्थोगोनल होने के लिए उसका ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आई बताना है। बस इतना ही करना है। देखो, ए मेरे पास ऑलरेडी गिवन है, मैं फटाक से इसका क्या लिख लेता हूँ, ए ट्रांसपोज लिख लेता हूँ, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज लिखने की जरूरत, इनफैक्ट आंसर ही लिख लेते हैं डायरेक्टली, इतना ही करना है। देखो, ए इंटू ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई बताना है मुझे। तो ए क्या है मेरा, ये है। ए इंटू ए ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे, ए इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे चलो लिखते हैं, ये रहेगा मेरा ए, ये बनेगा मेरा ए, और ये बन जाएगा मेरा ए ट्रांसपोज, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आता है। अगर वो आई आ गया तो फिर हम बोल देंगे कि भाई ये तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स था, नहीं आया तो बोलेंगे यार नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा जगह बनाते हैं यहाँ पे। सो मुझे ए इंटू ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है। दिस इज माई ए, 1/3 इंटू 1, 2, 2, 2, 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 2, 1। ए ट्रांसपोज, तेरे को ट्रांसपोज करते तो आता है आपको, है ना। क्या करना है मुझे, सिंपली रो को कॉलम में करना है। ये मेरा बाहर वाला 1/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। मेरे जो रोज हैं वो कॉलम में चले जाएंगे, तो रोज 1, 2, 2, फिर जस्ट अ सेकेंड, कॉलम मेरा यहाँ पे रो में गया है, ठीक है। तो ये कॉलम 2, 1 माइनस 2 रो में जाएगा, 2, 1 माइनस 2 लास्ट वाला कॉलम क्या है, 2 माइनस 2 और 1। तो चलिए, मेरे सारे रोज जो हैं वो कॉलम्स में जा चुके हैं, ट्रांसपोज हो चुका है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्या आएगा, देखो 1/3 टू 1/3 कितना होगा, सिंपली 1/9। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन थोड़ा सा लेंदी लग रहा है करने में, लेकिन एज सच उतना लेंदी है नहीं है, ठीक है। तो कर लेते हैं फटाफट, आंसर भी यहीं कहीं लिख देंगे हम लोग, है ना। चलो देखते हैं। सो R1 मेरा C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 1 सा 1 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 2 2 सा 4, 4 4 8 और 1 9 आ गया। चलिए बहुत बढ़िया। फिर R1 मेरा C2 से मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं यही यही करते जाता हूँ। सो 1 R1 मेरा C2 से मल्टीप्लाई, 1 2 सा 2 प्लस 2 माइनस 4 कितना हो गया, 0। बहुत बढ़िया। चलिए, R1 हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे C1 से, सो 2 माइनस 4 प्लस 2, ये भी हो गया कितना, 0। एक ट्रिक बताऊं, उसने बोला है शो दैट द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। शो दैट, उसको पता है कि वो ऑर्थोगोनल है, हमें बस दिखाना है कि है। अगर वो पूछता ना कि इज दिस गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल, तो बात अलग होती। लेकिन शो दैट में कैसा ना, हमें पहले से पता ऑर्थोगोनल है, तो यार बार बार मल्टीप्लाई करके देखना भी मत, डायरेक्टली लिख देना इसको, 0 9 0 0 0 9, क्योंकि उसने बोला शो दैट दिस इज ऑर्थोगोनल। अब अपना मल्टीप्लीकेशन शो थोड़ी ना कर सकते हो वहां पे, करेक्ट। तो डायरेक्टली लिख देना, अपना भी काम बन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देखना चाहते हो तो देख भी सकते हो, 900 आ चुका है। यहाँ पे निकालोगे तो कितना आएगा, 2 1 2 प्लस 2 माइनस 4, 2 प्लस 2 माइनस 4 इज अगेन 0। इसको सॉल्व करोगे तो ये 9 आएगा, इसको सॉल्व करोगे 0 आएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा था, सॉल्व करोगे इस तरीके से मिलेगा। अब 1/9 जब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो फिर ये अल्टीमेटली एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। क्यों, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, ये 1 बनेगा, सिंपली, ठीक है। मेरा 1/9 हर एक नंबर से मल्टीप्लाई होगा और ये 1 1 1 बन जाएंगे, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा। आप सिंपली बोल दोगे कि हाँ, ये वाला जो मैट्रिक्स गिवन था मुझे, ये एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, बिकॉज मैंने ए इंटू ए ट्रांसपोज किया तो मुझे क्या मिल गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया। खत्म, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। दो तीन क्वेश्चन और इस टाइप के देख लेते हैं, सिंपल सिंपल है, फटाफट चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन को देख लो, काफी फेवरेट क्वेश्चन है ये यूनिवर्सिटी का, 2005 7 17 11 में भी पूछ चुका है ना। तो क्या करना है मुझे, शो दैट द गिवन मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल। तो मुझे बस बताना है कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए तो हो गया ये ऑर्थोगोनल। फटाफट से स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं। तो मुझे सिंपली ए और ए ट्रांसपोज को आपस में मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा लेंदी जा सकता है गाइस, ठीक है ना, बिकॉज इसमें थीटा बीटा गिवन है, बट अगेन कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम इन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज गोना बी माई ए, लेट्स से, और ये हो जाएगा मेरा ए ट्रांसपोज
और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। इसे थोड़ा लेंदी बना रहा हूँ बिकॉज थोड़े स्टेप्स लिखने पड़ सकते हैं। ओके, चलिए। So this is my A. It is gonna get multiplied by A transpose, and we'll write ki what we are getting over here. Okay. So is equal to ना A क्या है, मेरे पास है cos theta 0 sin theta, and this is gonna be 0 1 0, and this is minus sin theta 0 cos theta, ठीक है। ओके, ये मल्टीप्लाई हो रहा है मेरे ट्रांसपोज से, तो जो रोज हैं उन्हें कॉलम के फॉर्म में लिख लीजिए। तो cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा जाएगा यहाँ पे, या कॉलम को रो के फॉर्म में लिख लीजिए, जो भी है। सो cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा, ठीक है, माइनस है यहाँ पे। फिर 0 1 0 आ जाएगा रो के फॉर्म में, 0 1 0 और माइनस, जस्ट अ सेकेंड, गड़बड़ हुई कुछ नहीं, साइन थीटा 0 कॉस थीटा, ठीक है। सो पहला कॉलम था cos थीटा 0 माइनस साइन थीटा, ये लिखा। दूसरा कॉलम था उसे ये लिखा, तीसरा कॉलम था ये लिखा। फटाफट से चेक हो गया। अब सिंपली मल्टीप्लाई करना है। सो दिस बीइंग मल्टीप्लाइड बाय दिस, सो cos स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज गोना बी, मैं डायरेक्ट लिख सकते थे बट ठीक है चलो, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर R1 मेरा C2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 अगेन 0। फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, खत्म, है ना। यहां लिख देता हूं आपके लिए, ये मेरा R1 C3 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो माइनस कॉस थीटा साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, अगेन 0 आने वाला है। ये R2 C1 से मल्टीप्लाई होगा, तो 0 इंटू कॉस थीटा इज 0 प्लस 0 अगेन 0, ठीक है, बढ़िया। अब मेरा R2 C2 से मल्टीप्लाई होगा। ओके, सो दिस इज 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 0, खत्म। फिर ये जो है वो पूरा इससे मल्टीप्लाई होगा, तो फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो नहीं माइनस साइन स्क्वायर, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस 0 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। सो कितना आ जाएगा ये, गड़बड़ हुआ कुछ नहीं, चेक करते हैं एक बार। ओके, तो ये आ गया 0। फिर इसे सॉल्व करेंगे, ये भी 0 आएगा, जैसे मैंने कहा था ना 0 0 1, ठीक है, आने वाला है। करना चाहो तो वापस से देख लो, लास्ट वाला बस लिख दो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो शो दैट वाला जब चीज होता है ना, तो हमें पता है क्या चीज आने वाली, इस तरीके से लिख सकते हो। फाइनली अगला स्टेप मैं आपको लिख के दिखा नहीं रहा हूँ नेक्स्ट पेज में, बिकॉज आप लोग उतने स्मार्ट हैं कि नेक्स्ट स्टेप लिख सकते हैं खुद से। ये वाली वैल्यू कितनी आने वाली, 1, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, पिछले 3 चैप्टर से देख रहे हैं हम। फिर ये 1 और ये 1, तो ये बन गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, एंड दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन। जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है, अगर आया तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन की तरफ जाइएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, सही रहेगा ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये क्वेश्चन है, मैंने देखा थोड़ा सा दिक्कत होती है स्टूडेंट्स को, तो फटाफट से इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी फॉर विच दिस इज ऑर्थोगोनल। तो देखो ऑर्थोगोनल होने की कंडीशन क्या है, कि मेरा ए इंटू ए ट्रांसपोज जो है वो आई के बराबर होना चाहिए। तो हम बस इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे, कि जब मैं ए को ए ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलना चाहिए। तो पहले एक काम करते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ए इंटू ए ट्रांसपोज होगा क्या, 0 2 बी सी, this is A, B minus C. This is A minus B and C. This is B multiplied by the transpose. तो क्या करें, मेरा जो रो है उसे कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, 0 A। कॉलम जो है उसे रो के फॉर्म में, हर बार उल्टा बोल देता हूँ, कॉलम जो है उसे रो के फॉर्म में लिख रहे हैं, 2B B, हालांकि सेम है, लिख मैं ठीक ही रहा हूँ, बोल उल्टा दिया था मैंने। चलो, थर्ड रो थर्ड कॉलम में जाएगी C माइनस C एंड C, है ना। तो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो में, सेकंड कॉलम सेकंड रो में, थर्ड कॉलम थर्ड रो में, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन करना है, तो फर्स्ट रो मेरा फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 0 प्लस 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो दिस इज 4b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से करना है इसको, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 0 प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 0 माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो माइनस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अभी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 प्लस 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सो दिस इज गोना बी 2b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है।
0 माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, है ना। फिर मल्टीप्लीकेशन है खाली, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, स्टेप बाय स्टेप है, ठीक है। चलिए, अभी ये जो पूरा पूरा बड़ा आपको मिला है ना, ये मैट्रिक्स गारंटी किसके बराबर होना चाहिए, आपके आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होना चाहिए, मतलब दिस कैन बी इक्वेटेड विद आई। तो चलो इक्वेट कर देते हैं, नेक्स्ट पेज में मैंने आपको इक्वेट करके लिखा हुआ है ना। देखो, दिस कैन बी इक्वेटेड विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। जैसे ही हमने इक्वेट किया वैसे ही अब मेरा एबीसी का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? मेरा जो ये वाला है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, वो 1 के बराबर रहेगा। मेरा जो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम है वो 0 के बराबर रहेगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम जो है वो भी 0 के बराबर रहेगा। ठीक है ना। जिससे देखो काफी हेल्प मिलेगी मुझे। जैसे मैं पहले इसको चूज करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास मैं वैल्यू लिख सकता हूँ 4b² प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर है, 1 के बराबर है ना, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट के। इसको चूज कर लो, और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 के बराबर है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2b² माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो दो इक्वेशन मिल गई है मुझे बी और सी के टर्म्स में। मैं और भी यूज कर सकता हूँ, बट इसकी हेल्प से मुझे बी और सी मिल सकते हैं ना, तो उन्हें पहले निकाल लेते हैं। कैसे मिलेंगे? सिंपल है यार, दो इक्वेशन दोनों सॉल्व कर लो। यहाँ पे प्लस सी माइनस सी दिख रहा है, दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं इक्वेशंस को तो मेरा काम बन जाएगा, है कि नहीं। ऐड अप करने पे क्या मिलेगा मुझे, 6b² इज इक्वल टू 1। तो b² इज इक्वल टू कितना, 1/6। फॉर द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू प्लस माइनस आप लिख सकते हो 1/√6। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्लस माइनस कंसिडर करना है कि नहीं करना है, चलो देखेंगे, कंसिडर करते हैं। फिलहाल के लिए हम इसे 1/√6 लेने देते हैं, ठीक है। बाद में डिसाइड करेंगे वेदर वी हैव टू गो फॉर दिस माइनस थिंग और नॉट, है ना, और एक सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा वरना। b इज इक्वल टू 1/√6, इतना आ गया मेरा। अब देखो b मुझे ऑलरेडी 1/√6 पता है। अब इसको अगर मैं यहाँ इक्वेशन में से दोनों में से किसी एक में पुट करूँ, मुझे c मिल जाना है ना। देखो कैसे मिलेगा, अगर मैं यहाँ पे b को पुट करता हूँ, 2b² की वैल्यू कितनी है, 1/6 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली पुट अप किया है। सो 2/6 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, तो 1/3 इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब c की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3। तो c इज इक्वल टू 1/√3। देखो मेरे पास b का वैल्यू आ चुका था, मेरे पास अब c का वैल्यू भी आ चुका है ना। बॉक्स में रख लेते हैं इसे, दिस इज माई b का वैल्यू, दिस इज माई c का वैल्यू। अब a का वैल्यू चाहिए मुझे, तो एक ऐसी इक्वेशन ढूंढो जिसमें a b c तीनों के बने। तो ये ढूंढ लो, यहाँ पे इन तीनों का सम किसके बराबर है, ऑब्वियसली 1 के बराबर है। तो आप लिखोगे a² प्लस b² प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, 1। तो a और b की वैल्यू तो डाल सकते हो। अब a² कितना है हमारे पास में, a² तो मुझे निकालना है, a² प्लस b² कितना है, 1/6 प्लस c² कितना है, c² इज 1/3 इज इक्वल टू 1। सो a² इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 1। एक काम करते हैं, इसे थोड़ा लिख लेते हैं, a² प्लस एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 1+2 3/6 इज इक्वल टू 1, है ना। सो a² इज इक्वल टू 1 माइनस 3/6। ये बेसिक कैलकुलेशंस हैं, मैं नहीं करूंगा। ये कितना होगा, 1 - 1/2 इज 1/2। तो a² अगर 1/2 आ रहा है तो आप सिंपली लिख सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी। चलिए कलर चेंज करके यहाँ लिख देते हैं आपके लिए, द वैल्यू विल कम आउट टू बी प्लस माइनस 1/√2। ठीक है, प्लस माइनस दोनों हम कंसिडर कर सकते हैं गाइस, बिकॉज हाँ रहना चाहिए, ठीक है। तो चलो लिख लेते हैं, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में अगर मैं देखूं पलट के तो ऐसा कुछ बोल नहीं रहा है प्लस या माइनस कंसिडर, कोई स्पेसिफिक ही करना है। क्योंकि मेरी वैल्यूज दोनों आ रही हैं तो आई हैव टू कंसिडर बोथ ऑफ देम। तो +-√6 +-√3 +-√2। हालांकि जब आप इन दोनों की आपस में वैल्यूज निकालते हैं तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। क्यों नहीं फर्क पड़ेगा, बिकॉज वो हमेशा स्क्वायर स्क्वायर हो जा रही है ना, इसलिए। ठीक है, तो +1/√3 का स्क्वायर करो या -1/√3 का स्क्वायर करो, आएगा तो 1/3 ही। ठीक है, चलिए। सो मेरे पास ए बी एंड सी की वैल्यू आ गई है। कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं था, सिंपली आपको क्या करना था, पहले a इंटू ए ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन करना था, जो कि थोड़ा सा एक डिफिकल्ट टास्क था, स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करना। फिर आपको सीधा इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वेट करा देना है। क्यों? बिकॉज ये ऑर्थोगोनल होना है, होने के लिए आपको ये मैट्रिक्स इसके बराबर होनी चाहिए। तो ये इसके बराबर हो, उसके लिए ए बी और सी की रिस्पेक्टिव ये वैल्यूज आनी चाहिए। खत्म, बस इतना ही है। दिस वॉज ऑल अबाउट ऑर्थोगोनल गाइस। यहाँ पे आपका यूनिट 5 खत्म होता है। इससे ज्यादा कुछ एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है। और अगर आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए तो आप प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां मेंशन करें, इन केस अगर लगते हैं तो। वैसे तो इतने काफी रहेंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी अपने बुक्स में कोशिश करिए और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की, ठीक है, वहां मिल जाएगी आपको चीजें, ठीक है। चलो।